हाँ तो भाई क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? आई होप बेहतरीन चल रही होगी। अभी रिसेंटली हम लोगों ने कवर किया है क्लास 10th का सैंपल पेपर सॉल्यूशन, और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ्स का सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर, जो रिसेंटली रिलीज हुआ है। ऑलमोस्ट 2 वीक होने वाले हैं, शायद हम लोग थोड़ा लेट चल रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अच्छे से एक क्वेश्चन को समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सीबीएसई का ये सैंपल पेपर, जो कि क्लास 12th के लिए है। तो सबसे पहले बेसिक इंस्ट्रक्शंस पे आते हैं। आप लोगों को ये सब आइडिया पहले से होगा कि टोटल 38 क्वेश्चंस होते हैं, 5 सेक्शन होते हैं, ए बी सी डी ई। फर्स्ट सेक्शन में आप 1 to 18 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, और 19 20 दो असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 to 25 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। सेक्शन सी में आप देखोगे 26 to 31 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, 3-3 नंबर के। उसके बाद 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे लॉन्ग आंसर टाइप, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा उसमें। फिर 36 to 38 यानी ये 3 क्वेश्चंस होंगे केस बेस्ड स्टडी टाइप, 4-4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, ओवरऑल कोई चॉइस नहीं दी गई है, यानी ये 38 क्वेश्चंस पूरे कंपलसरी हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चंस में तुमको इंटरनल चॉइस देखने को मिलेगी। जैसे अगर क्वेश्चन नंबर 23 आप देखोगे तो उसमें 2 क्वेश्चंस होंगे, आपको एक करना है। 24 में इसी तरह से 2 क्वेश्चंस होंगे, आपको कोई एक करना है। तो ये इंटरनल चॉइस 2 क्वेश्चंस में दी गई है सेक्शन बी में, 3 क्वेश्चंस में दी गई है सेक्शन सी में, और 2 क्वेश्चंस में दी गई है सेक्शन डी में। कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, इसमें कोई नई बात नहीं है। सबको पता है कि मैथमेटिक्स पेपर में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा। ठीक है, तो अब अगर आप सैंपल पेपर करने यहां पर आए हो तो मैं मान के चलता हूं कि तुम्हें बेसिक आइडिया तो हर चैप्टर का होगा। बेसिक आइडिया से मेरा मतलब यह है कि मैं किसी क्वेश्चन में बोलूंगा एडजॉइंट है, और तुमको पता ही नहीं होगा एडजॉइंट है होता क्या है, तब तो फिर मुश्किल हो जाएगी, आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। लेकिन मैं मान के चलता हूं कि आपने एनसीईआरटी कवर करी होगी, क्लासेस में लेक्चर्स देखे होंगे, तो तुमको बेसिक आइडिया हर चैप्टर का थोड़ा बहुत होगा। ठीक है, तो अगर थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो हम लोग समझ के इसको करने की कोशिश करेंगे इसको 3 लेक्चर में कवर करने की। 3 घंटे का तुम्हारा पेपर होता है, तो 1-1 घंटे के 3 लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा पूरे पेपर को सॉल्व करा सकूं। हालांकि बहुत सी जगह पे मैंने देखा और बच्चों से भी सुनने में आ रहा है कि पेपर लेंदी है, तो 4-4.5 घंटे भी लग रहे हैं। फिलहाल हमको नहीं पता, जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तब आइडिया लगेगा कि इस क्वेश्चन पेपर में कितना टाइम लगने वाला है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, ये है तुम्हारा, इफ फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए डॉट एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स गिवन है, तुम्हें वैल्यू फाइंड करनी है डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। ठीक है, यानी इन दोनों का एडिशन। ए डॉट एडजॉइंट ए करो या एडजॉइंट ए डॉट के ए करो, इसका आंसर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है सेम ऑर्डर की, जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है ए। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स यहां पे दी है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। समझ में आया बात की नहीं? यहां से देखो, अगर यहां से आप 2025 को बाहर कर दोगे ना, तो अंदर देखो क्या बचेगा। अंदर यहां 1 1 1 हर जगह बचेगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी कि नहीं? तो ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी, जिसका ऑर्डर कितना होगा? 3 होगा। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स खत्म हो गई, तो मुझे एक बात पता चल गई कि भाई जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो तो मेरा 2025। क्या ये बात समझ में आ गई? लेकिन मुझे क्या करना था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के साथ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए भी चाहिए। अच्छा भाई, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए कैसे निकाला जाता है? देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए ऐसे निकाला जाता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इसकी पावर होता है n-1, जहां पे n होता है तुम्हारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। n क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स तो 3 दे रखा है ना भाई, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर कितना हो जाएगा? 3-1। डिटर्मिनेंट ए की पावर कितना हो जाएगा? 3-1 2। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू तो तुम्हारे पास पहले से है ना भाई, तो 2025 की पावर 2 यानी 2025 का स्क्वायर। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया 2025, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट आ गया 2025 का स्क्वायर। अगर इन दोनों का एडिशन करूंगा तो ऑप्शन डी मुझे दिखाई दे रहा है, तो मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। बोलो समझ में आया कि नहीं? ये हो गया हम लोगों का आज का पहला क्वेश्चन। आई होप समझ में आ गया होगा। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी, बड़ी ढेर सारी मैट्रिसेस तुमको दी हुई हैं, सबके ऑर्डर्स यहां पर दिए हुए हैं। देन द रेस्ट्रिक्शन ऑन एन के पी, यानी इसमें क्या रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए? चलो भाई देखते हैं। सो दैट पी वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू वाई, यानी पी डॉट वाई, यानी पी और वाई का प्रोडक्ट है, डब्ल्यू और वाई का प्रोडक्ट है। तो एक काम करो, पहले यहां से पी वाई और डब्ल्यू वाई सबका ऑर्डर निकाल के रखो जरा, क्योंकि बहुत सारा मिक्स है ना। पी कौन सी है? देखो, पी मेरी है मैट्रिक्स सबसे लास्ट वाली, तो यहां पी सबसे लास्ट में, इसका ऑर्डर क्या है? पी इंटू के।
ये P का ऑर्डर हो गया है ना, P का ऑर्डर हो गया P टू K। चलो और तुम्हारा कौन सा है Y, Y का ऑर्डर देखो जरा कौन सा है, Y पहले से दूसरे पे है तो दूसरे पे 3 इंटू के, ये Y का ऑर्डर हो गया। और W का काम मुझे पड़ेगा, तो W का ऑर्डर जरा देखो, W यहां से सेकंड लास्ट है, यहां से सेकंड लास्ट हो जाएगा n cos 3। ये तो मुझे ऑर्डर पता चल गया। अच्छा अब क्या कह रहे हैं पी वाई, अब यार देखो P इसका ऑर्डर कितना है P डॉट के, इंटू वाई का ऑर्डर कितना है 3 बाई के, इसमें प्लस मुझे क्या करना है W इंटू वाई, W का ऑर्डर देखो कितना है और इंटू फिर से y है और y का ऑर्डर कितना है। अब एक बात समझो, मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिक्स में तभी पॉसिबल होगा जब पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स के रो आपस में बराबर होंगे। तो ये p इंटू वाई तभी पॉसिबल होगा जब इस मैट्रिक्स का कॉलम कितना है देखो k और इसका रो कितना है 3, यानी k बराबर कितना होगा 3। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर ये कॉलम और रो बराबर नहीं होंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं होगा। तो यहां से मेरी k की वैल्यू निकल कर आ गई कितनी 3। क्या ये बात समझ में आ गई? अच्छा अब देखते हैं आगे, इसका जो आंसर होगा p इंटू वाई का, तो पहली वाली जो मैट्रिक्स होती है उसका रो लिया जाता है और बाद वाली का कॉलम लिया जाता है। ये इसका जो आंसर होगा उसका जो ऑर्डर होना चाहिए वो होना चाहिए p बाई के। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा अब इसका देखो, इसका जो आंसर होगा उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए n बाई के। क्लियर हो रही है बात कि नहीं? अब समझो इन दोनों के बीच में हो रहा है एडिशन, और एडिशन तभी पॉसिबल होगा दो मैट्रिक्स में जब दोनों का ऑर्डर क्या हो सेम। अगर सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स नहीं है तो ना एडिशन होगा ना ही सब्ट्रैक्शन होगा। तो इसका मतलब कि ये जो p बाई के है और ये जो n बाई के है इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। यहां बाई के है यहां बाई के है, ठीक है, तो p और n आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, तभी ये एडिशन पॉसिबल होगा वरना नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? देख लो मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, कौन सा ऑप्शन है p इज इक्वल टू एन, k इज इक्वल टू 3, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर हो गया। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया तुम लोगों को? आई होप आ गया होगा, नहीं आएगा तो कमेंट करके बता देना मुझे कि नहीं समझ में आएगा, फिर मैं देखूंगा क्या करना है। ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए दे रखा है 5, डिटर्मिनेंट ए निकालना है, ठीक है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता है, ठीक। चलो देखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 5 दे रखा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी मेरे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो ये है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना दे रखा है 5 दे रखा है। और मुझसे इन्होंने ये पूछा है, मुझसे इन्होंने पूछा है डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स ए बी, और इस पूरे पे क्या लगा हुआ है स्क्वायर, इसकी वैल्यू इन्होंने मुझसे पूछी है, यानी ये इसकी इसे मुझे सॉल्व करना है एक तरह से। अब एक बात समझ लो, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी है तो मैं अलग अलग कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, एक ये बात समझ लो। दूसरा, अगर कहीं भाई बी इनवर्स लिखा है ना तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, पहले डिटर्मिनेंट लगा के फिर इनवर्स कर लूं, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं? ये दो बातें ध्यान रखो, दोनों बातों को मैं यहां पे करूंगा इस्तेमाल। कैसे करूंगा? सबसे पहले तो क्या करो, स्क्वायर ऊपर लगा रहने दो, डिटर्मिनेंट को सबके साथ अलग अलग करो। इसके साथ मैंने अलग किया, ए के साथ अलग किया, और यहां बी के साथ अलग किया, और इस पूरे पे क्या लगा हुआ है स्क्वायर लगा हुआ है। बहुत अच्छी बात है। देखो बी इनवर्स यहां भी बताया ना कि इसको क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी, और यहां लिखा मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और यहां लिखा मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ बी, और इस पूरे पे क्या लगाया स्क्वायर। ये तो फर्जी बना दिया मैंने, एक मिनट रुको, हाँ स्क्वायर। अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ बी और डिटर्मिनेंट ऑफ बी यहां से कैंसिल आउट हुआ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर तुम्हारा आंसर आया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्वेश्चन में कितना दे रखा था 5, तो 5 की पावर 2 यानी 5 स्क्वायर होना चाहिए। ऑप्शन देखो कौन सा सही है, ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट आंसर है। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4। और क्या मैं कोई छोड़ आया हूं क्या? एक मिनट रुको भाई, हाँ एक तो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ ही दिया था यहाँ पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, द इंटरवल इन विच द फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू e टू द पावर x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कोई भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तभी होता है जब उसका जो डेरिवेटिव होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वो पॉजिटिव होता है। अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। चलो भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में जो है क्या दे रखा है, देखो fx इज इक्वल टू e टू द पावर x दे रखा है।
जब मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा एफ डैश एक्स तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, ये तो पता ही होगा तुमको। अब e की पावर x जो है ना भाई, ये हमेशा 0 से बड़ा ही होता है, चाहे x की पावर निगेटिव ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, x की पावर पॉजिटिव ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, x की पावर 0 ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हमेशा पॉजिटिव ही होगा। क्योंकि पावर निगेटिव होने से फर्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि वो नीचे चला आता है। जैसे ये पढ़ा होगा ना तुमने कि a की पावर -n अगर हुआ कहीं तो वो 1/a की पावर n हो जाता है, आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा। a की पावर n पॉजिटिव है ही है, a की पावर 0 करोगे 1 आ जाएगा, यानी कभी भी निगेटिव आंसर नहीं मिल सकता है तुमको। तो e की पावर x हमेशा 0 से बड़ा ही रहेगा, तो कोई भी वैल्यू x की तुम यहां पर पुट कर दोगे, फंक्शन हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही रहेगा। तो आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट, कोई भी वैल्यू लेकर आओ यहां पुट करो। क्या क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है? बोलो समझ में आता जा रहा है कि नहीं? ठीक है, अब और हम लोग कौन सा कर चुके थे, 4 कर चुके थे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। The value of n such that the differential equation this is homogeneous। देखो homogeneous कोई भी फंक्शन कब होता है, क्वेश्चन है homogeneous तब होता है जब f x y, ये कोई फंक्शन है, ये लेमडा 0, एक मिनट, f लेमडा x कॉमा लेमडा y ये बराबर जब हो जाता है लेमडा की पावर 0 f x y। अगर ऐसा हो गया, ठीक है, ये कुछ ज्यादा ही ठीक है, क्या लिखा था मैंने, हाँ, f लेमडा x लेमडा y इज इक्वल टू लेमडा की पावर 0 f x y। अगर ऐसा हुआ तो फंक्शन होमोजीनियस हो जाता है। बोलो क्लियर हो गई बात कि नहीं? अब ये कैसे किया जाए, देखो इन्होंने क्या दिया है, x की पावर n dy बाई dx है इज इक्वल टू y है, log y माइनस log x को तुम log y बाई x लिख लो, कोई दिक्कत तो है नहीं। क्यों लिखा मैंने ऐसा, मैंने ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि log a माइनस log b अगर करते हैं तो log a बाई b आ जाता है, सिंपल सा लॉगरिथम वाला रूल है ये। dy बाई dx यहां से जब मैं निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा, y अपॉन x की पावर n, और ये हो जाएगा log y बाई x प्लस 1। अब यहां पे देखो थोड़ा सा मैं काम करता हूं, ये लेमडा x वाला करके देखता हूं। ये मान लो तुम्हारा फंक्शन हो गया, तुम्हारा एफ एक्स वाई हो गया, इसमें अगर मैं लेमडा एक्स रखूं तो देखो यहां हो जाएगा लेमडा वाई, यहां लेमडा एक्स की पावर एन हो जाएगा। करना यह है कि जहां जहां देखो, जहां जहां लेमडा रखा हुआ है वहां वहां, सॉरी, जहां जहां एक्स है वहां लेमडा एक्स रख दो, जहां जहां वाई है वहां लेमडा वाई रख दो बस। और हम लोग निकाल क्या रहे हैं, एफ लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई निकाल रहे हैं। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया लॉग लेमडा वाई बाई लेमडा एक्स करोगे, लेमडा लेमडा खत्म हो जाएगा, वाई बाई एक्स ही तो मुझे मिलने वाला है। ठीक है, ये बराबर हो गया। अब यहां पर देखो लेमडा है y और यहां n है, तो वो लेमडा के लिए भी है तो लेमडा की पावर n, और x के लिए भी है x की पावर n, log y बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू लेमडा की पावर देखो 1 माइनस 1 हो गया, ऊपर 1 है नीचे n है, बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो गई, लेमडा की पावर 1 माइनस 1, और ये हो गया y बाई एक्स एन log y बाई एक्स प्लस 1। तो ये हो गया लेमडा की पावर 1 माइनस 1, और ये फंक्शन देखो तुम्हारा वही वापस आ गया एक्स वाई। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? अब अगर होमोजीनियस होना है तो लेमडा की पावर को कितना होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। यहां लेमडा की पावर कितनी है, 1 माइनस एन है, इसका मतलब 1 माइनस एन को कितना होना पड़ेगा, 0, इसका मतलब एन बराबर कितना हो जाएगा, 1, इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। बोलो क्या क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, डिटेल में समझा दिया, होमोजीनियस समझ में आ गया होगा। इस तरह का और भी क्वेश्चन तुम लोग निपटा सकते हो। क्या मैं थोड़ा स्पीड में चल रहा हूं? 13-14 मिनट 5 क्वेश्चन, नहीं ठीक ही चल रहा हूं। चलो देखते हैं नेक्स्ट। यहां पर देखो, इफ द पॉइंट x1 y1 x2 y2 x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 आर कोलिनियर देन x1 y2 इज इक्वल टू, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो उनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया होना चाहिए 0। कहो हाँ। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ऐसे निकालते हैं कि हाफ x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2, यहां है x1 प्लस x2, यहां है y1 प्लस y2, ये तीनों पॉइंट्स इस तरह से लिख लेते हैं, यहां 1 1 1 लिख लेते हैं। ठीक है, ये इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये समझ लो, इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। 1/2 उधर जाके 0 हो जाएगा, इस पे ध्यान ही मत दो, इसको एक्सपैंड कर दो इसके अलावा। ठीक है, सबसे पहले आप x1 उठा लो, x1 उठाओगे तो ये वाली कॉलम और ये वाला रो छोड़ के देखो y2 1 जा y2 माइनस ये इंटू करेगा तो कितना हो जाएगा,
y2 ये y2 है कि, हाँ y2 वन जा y2, और ये करेगा तो y1 माइनस y2 हो जाएगा, ठीक, प्लस y1, ये तुम्हारा y1 हो गया, तो ये वाली और ये छोड़ दोगे, ठीक है, बोलो समझ में आता जा रहा है कि नहीं। तो अब इसको कर दो, x2 वन जा x2 माइनस ये इससे होगा तो x1 माइनस x2, और प्लस कितना हो जाएगा 1 1 हो गया, तो x2 इंटू y1 तो कितना हो जाएगा, देखो x2 y1 x2 इंटू y2 तो ये हो जाएगा x2 y2 माइनस x1 y2 और प्लस x2 y2। क्या यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं। मैंने सिंपली क्या किया है, इसको ओपन डिटर्मिनेंट निकालना होता है, डिटर्मिनेंट निकालना तुमको आता होगा, पहला ये वाला टर्म लिखा, इसकी ये वाली जो रो है और ये वाला कॉलम छोड़ दिया, ये निकाल लिया मैंने y2 वन जा, फिर माइनस लगा के इनटू करते हैं, ऐसे समझ लो, ठीक, और ये तुमको आता भी होगा आई थिंक। यहां पर देखो ये y2 और माइनस y2 कट जाएगा, तो ये जब इंटू करेगा तो माइनस x1 y1 हो जाएगा। यहां पर देखो ये x2 और माइनस x2 कट जाएगा, ये इंटू करेगा तो माइनस x1 y1 आ जाएगा, प्लस यहां पर देखो कुछ कट रहा है, x1 y2 यहां पर है, एक माइनस कैसे आया, दोनों माइनस होना चाहिए, x1 y2 माइनस x2, एक मिनट रुकना, हाँ ये तुम्हारा होगा x1 y2 और माइनस का ही होना चाहिए x2 y2, x2 y2 प्लस का x2 y2 माइनस का कट गया यहां पर, ठीक है, x2 y1। चलो अब यहां से क्या बचा, x2 y1 और x1 y2 बराबर हो गया 0, ठीक है, बोलो समझ में आता जा रहा है कि नहीं। क्या मैंने कुछ गड़बड़ किया है, कुछ तो मैंने गड़बड़ किया है। गड़बड़ ये किया है कि यहां पर मैंने माइनस नहीं लिया है, यहां पर मैंने देखो x1 के अलोंग एक्सपैंड किया, उसके बाद y1, तो दूसरे वाले में माइनस लग जाता है, ठीक है, यहां माइनस करो, तो अब जब इंटू हुआ होगा तो माइनस माइनस प्लस x1 y1, हाँ क्या अभी ठीक है, हाँ अभी तो ठीक लग रहा है मुझे। तो x1 y1 माइनस x1 y1 उड़ गया, ये बचा x2 y1 और ये उधर चला गया तो आ गया x1 y2, ये आंसर आया। अब जरा वहां देखो क्या है, x1 y2 निकालना था तो x2 y1 के बराबर होना चाहिए, यानी तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए होना चाहिए। बोलो समझ में आ गया कि नहीं। थोड़ा सा मिस्टेक थी, उसको करेक्ट कर लेना। एक मिनट में इसका आंसर चेक कर लूं, क्योंकि बीच में एक जगह मिस्टेक हो गई थी, पता चले गलत हो और तुम लोग नोट कर दो, बाद में मुझे बोलो कि मैंने गलत कराया है। बस एक मिनट देना है, एक मिनट में देख लेता हूं। ठीक है, ऑप्शन है सही है, ठीक है, क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 आ जाओ। इफ a इज इक्वल टू 0, दिस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c बताना है। एक बात समझ लो, अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो डायगोनल सारे जीरो होंगे, ये भी जीरो है, ये भी जीरो होना चाहिए, ये भी जीरो, तभी वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो यहां से ये पता चल गया कि a बराबर कितना होना चाहिए, 0। क्या ये बात समझ में आ गई। क्यों, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। इसका तो काम खत्म हो गया। अब यहां पर देखो c की वैल्यू क्या होगी। देखो c क्या है, पहली रो का तीसरा नंबर है, पहली रो का कौन सा नंबर है, तीसरा, यानी A13। और अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये बराबर होता है माइनस A31 के, यानी ऑर्डर पलट दो और साइन माइनस कर दो बस, ठीक है। अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसमें किसी भी एलिमेंट को तुमको निकालना हो, जैसे मुझे देखो अभी इसका भी काम पड़ेगा, तो मैं इसको भी बता देता हूं। इसका प्लेस कौन सा है, दूसरी रो में, ये तीसरा है, यानी A23 है, तो ये बराबर किसके होगा, A32, और यहां पर माइनस लगा दो। अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसी तरह से रिलेशन होता है। क्लियर हो गई बात कि नहीं। तो यहां पर देखो A13 कितना दे रखा है, देखो A13 यानी C, और A31 यानी 2, तो C की वैल्यू -2 आ जाएगी। A23 देखो कितना है, -B, और A32 कितना है, -2 हो गया, माइनस माइनस कट गया, तो B बराबर कितना हो गया, नहीं मैंने गड़बड़ किया है। A32 तीसरी रो का दूसरा, ये है 3, ये गलती देखे रहे ना, कई जगह मिस्टेक हो रही है बार बार, ठीक है। तो B बराबर कितना आ जाएगा, B बराबर आ जाएगा 3, क्योंकि माइनस माइनस कट गया। मुझे A प्लस B प्लस C निकालना था, A मेरा 0 आया, B -2 आया है, 0 B -2 और C 3, 3 में से 2 गया, 1 आ जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक ऑप्शन है इसका भी हो जाएगा। बोलो क्या ये समझ में आ गया है कि नहीं।
एक मिनट रुको यार, ठीक है, बोलो क्लियर है कि नहीं है। और ये मैंने ऑर्डर क्यों बदला, देखो इसमें अगर तुम्हें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, जब भी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हो तो वो -a के बराबर आ जाता है, ये बोला जाता है। ट्रांसपोज करने पर अगर सेम मैट्रिक्स वापस मिल जाए तो उसको सिमेट्रिक बोलते हैं, सिर्फ सिमेट्रिक। लेकिन अगर निगेटिव वे मिले तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं ट्रांसपोज करने पर। तो स्क्यू सिमेट्रिक में जनरली क्या करते हैं, जैसे aij है तो इसको बोल देंगे AJI और निगेटिव, ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। हर एलिमेंट को इस तरह से चेक कर लिया जाता है। समझ में आ गई बात, उसी से हम लोगों ने ये निकाला है। क्या किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहां पर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें, चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो। फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी, ये दे रखा है पी ए बार पी बी बार पी ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है। अगर तुमने देखो प्रोबेबिलिटी पढ़ा है तो ये फॉर्मूला तो पता ही होगा, ए बार बाई बी बार। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है और तुम लोगों ने किया होगा, आई होप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ रखी होगी। इसका ये फॉर्मूला होता है, ये हो गया इंटरसेक्शन और नीचे जो है, ये जो नीचे है यही यहां आ जाएगा बी बार, ये फॉर्मूला होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। समझ गए? अब मेरे पास देखो ये तो दे रखा है पी बी बार दे रखा है 2/3, लेकिन ये नहीं दे रखा है। ये कैसे निकलेगा, ये निकलता है ए, ये 1 - ए यूनियन बी से निकलेगा। किससे निकलेगा? 1 - ए यूनियन बी से निकलेगा। अब ए यूनियन बी हम लोग कैसे निकालें? ए यूनियन बी हमारा निकलेगा, अब देखो ये सब फॉर्मूले अगर तुम लोगों ने पढ़े होंगे ना तब तो काम आ जाएगा। कैसे निकाला जाए? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इस फॉर्मूले से निकलेगा ये पी ए यूनियन बी। अब देखो यार, सेट किया होगा तो वहां से भी कुछ आइडिया होगा और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा, तब इस अगर क्वेश्चन थोड़े बहुत प्रैक्टिस करे होंगे तो तुम्हें आइडिया होगा। पी ए कैसे निकाला जाए, तो 1 में से माइनस होने पर आ जाता है, ठीक है, यानी ये उसका कॉम्प्लीमेंट दे रखा है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है तो 1 में से घटा दो। तो यहां पर देखो पी ए बार दे रखा है 1/2, 1 में से घटाओगे तो पी ए कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। पी बी बार दे रखा है 2/3, 1 में से 2/3 घटाओ तो कितना आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन भी दे रखा है कितना? 1/4। इसको मुझे सॉल्व कर देना है। 1/2 में से 1/4 निकाल लो, 1/4 बचेगा, प्लस 1/3 करो, सॉल्व करो, 7/12 बन जाएगा। कैसे? 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ये हो गया 7/12। अब क्लास इंटर में मुझे नहीं लग रहा कि फ्रैक्शन में तुमको कोई प्रॉब्लम होगी इसको सॉल्व करने में। अब ये हो गया 7/12, इसको 1 से घटा दो, 1 में से 7/12 जाएगा, बचेगा 5/12। क्या कोई दिक्कत है? ये वैल्यूज जो मेरे काम की थी वो तो आ गई, उसको यहां ले जाकर मैं पुट कर देता हूं। ये आ गया तुम्हारा 5/12 और ये दे रखा था पी बी बार दे रखा था 2/3, ठीक है, 3 से इसको उड़ाया, कितनी बार में गया? 4 बार में, 2 जाके इससे इंटू कर जाएगा, 5/8 आंसर हो जाएगा। बोलो क्या क्वेश्चन समझ में आया? ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा। अगर किसी को यहां पे नहीं समझ में आया कि ये खेल क्या हुआ है तो वो यहां पे समझ लो। अगर कभी भी इस तरह से फ्रैक्शन दी हो तो ये दोनों आपस में इंटू करते हैं, ये याद रखना। इंटर में हो यार, ये सब बच्चों वाली बातें, क्या बताऊं तुम लोगों को, पता ही होंगी, ठीक है। तो वही चीज हम लोगों ने किया है। देखो ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 5 3 15 हो जाएगा, और ये 2 12 के पास चला जाएगा तो 24 हो जाएगा। 3 से काटा, 3 से 5/8 आंसर हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्टली काट के ऐसे भी कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन में मुझे नहीं लग रहा कि तुमको कोई दिक्कत होनी चाहिए। क्या क्वेश्चन नंबर 8 तुमको क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो, एक एक क्वेश्चन क्लैरिटी मिल रही है कि नहीं? लग रहा है कि किया जा सकता है या ऐसा लग रहा है कि नहीं किया जा सकता? अभी तक तो लग रहा है कि हाँ ठीक क्वेश्चन है। अब ये देखो वेक्टर का क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ अल्फा इफ द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस इज ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज, अब एंगल क्या होता है? देखो दो वेक्टर अगर दे रखे हैं, देखो P और Q, दो वेक्टर अगर दे रखे हैं तो इनका जो प्रोडक्ट होता है ना वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ P इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ Q और कॉस थीटा, ठीक है, ये होता है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा PQ अपॉन, बोलो ऐसा ही कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा? ऐसा कुछ बनेगा कॉस थीटा। कॉस थीटा अगर आप ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज का मतलब क्या? 90 से बड़ा और 180 से छोटा होना चाहिए थीटा। तो ऑब्ट्यूज जैसे ही होगा तुम कूद के चले जाओगे कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाओगे। समझ में आती जा रही है बात कि नहीं? अब अगर तुम सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचे
तो कॉज की वैल्यू वहां क्या होनी चाहिए, 0 से छोटी होनी चाहिए। समझ में आती जा रही है बात कि नहीं, कि कॉज की वैल्यू 0 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। यानी जो इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू 0 से छोटी होनी चाहिए, यही तो मतलब हुआ। अब अगर इसकी वैल्यू 0 से छोटी होनी चाहिए, ये जाके 0 हो गया, तो कुल मिला के बात ये आई कि जो P डॉट क्यू है इसकी वैल्यू 0 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। आप डायरेक्ट रिजल्ट भी यूज कर सकते हो, अगर तुम्हें पता है कि ऑब्ट्यूस है, 0 से छोटा है, डायरेक्ट ये रिजल्ट यूज करो। ये कहानी तो मैंने तुमको समझाने के लिए बताया है। अब अगर P डॉट क्यू ये 0 से छोटा है, तो P डॉट क्यू जरा यहां से निकालो। कैसे निकालेंगे, 2 अल्फा स्क्वायर बन जा, 2 अल्फा स्क्वायर इंटू करना जानते हो ना, आई का साथी आई से करता है, जे का साथी जे से करता है, के का साथी के से करता है, -3 अल्फा, और यहां जे का साथी है वंजा, -3 अल्फा हो जाएगा, वंजा करेगा, के का साथी यहां 1 है और वहां अल्फा है, तो प्लस अल्फा। ये 0 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो ये हो गया 2 अल्फा स्क्वायर, 3 अल्फा प्लस अल्फा, तो ये -2 अल्फा, 0 से छोटा होना चाहिए। 2 अल्फा अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहां बचेगा अल्फा -1, ये 0 से छोटा होना चाहिए। अब इनइक्वालिटी तुम लोगों ने अगर पढ़ तो रखी होगी, यहां पर 1.0 बनेगा, यहां पर 1.1 बनेगा। देखो अल्फा -1 बराबर 0, तो अल्फा बराबर 1 बनेगा, और अल्फा बराबर 0 बनेगा, 2 पॉइंट बनेंगे तुम्हारे। ठीक है, इधर ये पॉजिटिव होगा, इधर निगेटिव होगा, और इधर ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ऑब्ट्यूस है तो मुझे निगेटिव वैल्यू चाहिए, निगेटिव वैल्यू इसी इंटरवल में मिलेंगी 0 से 1 में। अगर किसी को नहीं समझ में आया कि भाई पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव कैसे हुआ है, तो ये तो इंटरवल समझ में आ गया 0 और 1 वाला। अब एक काम करो, एक के उधर पॉजिटिव क्यों है, एक से कोई बड़ी वैल्यू यहां पे डाल दो, मान लिया 2 डाल दो, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 - 1 1 हो जाएगा, 4 1 जा 4 हो जाएगा, पॉजिटिव है तो इधर कोई भी वैल्यू पॉजिटिव आ गई। उसके बाद इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, ऐसे ही चेक करोगे, यहां पर मान लिया माइनस ले लो, -0 के इधर कहीं -1 होगा, 0 के लेफ्ट में होगा -1, -1 ले लो, -1 इंटू 2 -2, और -1 -2 फिर से हो गया, -2 +4 हो गया, +4 भी पॉजिटिव है, यानी इधर पॉजिटिव, यहां निगेटिव हो जाएगा। तो इस इंटरवल में निगेटिव होगा, तो मेरा आंसर भी क्या होगा, ऑप्शन बी 0 to 1। क्या इस क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत हुई, नहीं हुई तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अल्फा बराबर अल्फा नहीं यार, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, बी का मैग्नीट्यूड है, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड है, ए माइनस बी का निकालना है। देखो एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था ना 10th क्लास में, वही यहां पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे। क्या, अगर मुझे इसका स्क्वायर हो और प्लस इसका स्क्वायर ऐड करने को मिले, तो जानते हो आंसर क्या आएगा, 2, ये आएगा आंसर। कहां से निकाला, यार वही पुरानी आइडेंटिटी, ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर, सॉल्व करोगे तो आता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आता है कि नहीं। बस जहां जहां है वहां मैग्नीट्यूड लगा दो, इस तरह से एक फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू तो मुझे निकालनी है, तो इस पूरे को तुम कुछ मान लो, मैंने k मान लिया, k का स्क्वायर, बार बार कौन लिखेगा, वैसे भी MCQ है। और यहां मैग्नीट्यूड ऑफ ए दे रखा है 3, 3 का स्क्वायर, हालांकि 3 का स्क्वायर मुझे करना नहीं चाहिए ये, क्योंकि ये जबरदस्ती टाइम ले रहा है, और तुमको ये सब वैसे भी आना ही चाहिए। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 इंटू 2 करोगे आ जाएगा कितना, 50, 50 में से 25 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो के स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 25, और के स्क्वायर अगर 25 है तो के बराबर कितना आना चाहिए, 5। क्या ये बात समझ में आई, ऑप्शन कौन सा है मेरा, सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कौन सा हो गया, सी हो गया। बोलो समझ में आता जा रहा है कि नहीं, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड था, वेक्टर का क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट देखते हैं, फॉर द लीनियर प्रोग्रामिंग एलपीपी से 5-6 नंबर आता ही आता है तुम्हारा, आसान सा टॉपिक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन एक दे रखा है, z बराबर 3x + y है, दिखाई दे रहा है कि नहीं, नहीं 3x + y नहीं, 4x + 3y है, मुझे खुद ही नहीं दिखाई दे रहा। z बराबर कितना है, यहां नीचे लिखता हूं, z बराबर है 4x + 3y, और फिजिबल रीजन दे रखा है, सेट ऑफ कांस्टेंट। ये देखो कॉर्नर पॉइंट पे वैल्यूज निकालनी होती है, एक काम करो कॉर्नर पॉइंट पे वैल्यूज निकाल डालो, जरा थोड़ा कम करो, हाँ कॉर्नर पॉइंट पे वैल्यूज निकाल लो, सारे कॉर्नर पॉइंट पे। ये जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होता है उसमें पहले x होता है, बाद में y होता है। तो अगर इस पॉइंट पे देखो तो 30, 34 जा 120, और 23 जा 60, 120 और 60, यहां पर आएगा 180 इस पॉइंट पे, 30, 20 पे वैल्यू आएगी 180।
40 यहां पे डालोगे, देखो आर वाले पॉइंट पे x की जगह, तो 44 जा 160, 0 डालोगे 0, यानी आंसर आएगा 160। इस पॉइंट पे 0 0 कर दोगे, आंसर 0 आ जाएगा। 0 40 करोगे तो x की जगह 0 डाला, खत्म। 3 इंटू 40 120। सारी वैल्यूज मैंने निकाल ली। अब ऑप्शन पे चले जाओ। मैक्सिमम वैल्यू z की है 40,0 पे, मैक्सिमम तो मुझे दिख रहा है 30,20 पे है 180, क्योंकि 120 180 160 में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 180, जो कि q पे है। ऑप्शन बी में मुझे दिखाई दे रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज एट q 30,20। और कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं, सारे ऑप्शन गलत हैं, आप पढ़ के देख लो। बोलो समझ में आ गया कि नहीं? आसान था क्वेश्चन था? नहीं दिखाई दे रहा? मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूं? लेकिन नहीं, मेन समझ में आ गया ना। यहां पर मैंने ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो लिख ही दिया है, और ये वैल्यूज जो है ये ऑप्शन में तो दिख ही रही होंगी, 40,0 30,20। ठीक है, इस पे चेक करना था, आसान था। नेक्स्ट आ जाओ। ये क्वेश्चन अच्छा था, ये इन्होंने 1 नंबर में डाला है, जबरदस्ती तुमसे मेहनत कराएंगे। अगर तुम थोड़ा सा करके गए होते तब तो अच्छी बात थी, कर लेते। प्रैक्टिस करके गए होगे तो कर लोगे। एक सेट पैटर्न का क्वेश्चन है, ये समझो। dx अपॉन एक्स क्यूब पावर, ये जो हाफ का मतलब अंडर रूट होता है, तो मैंने 1 प्लस एक्स की पावर 4 लिख दिया। ठीक है, अब इस तरह का सेट पैटर्न क्वेश्चन होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, x की पावर 4 को कॉमन निकाल लेते हैं। x की पावर 4 को निकालोगे तो यहां बचेगा 1 अपॉन एक्स की पावर 4, और x की पावर 4 से जाएगा तो बचेगा 1। ये हो जाएगा देखो dx एक्स क्यूब, x की पावर 4 जब अंडर रूट के बाहर जाएगा तो एक्स स्क्वायर बनेगा, और अंडर रूट में यही चाहे लिखा रहने दो, या x की पावर 4 को ऊपर ले लो तो x माइनस 4 प्लस 1 बोला जाएगा। ठीक है, ये दोनों सेम बातें, ये ध्यान रखना। क्यों किया है अभी आगे देखते हैं। ये हो जाएगा dx अपॉन एक्स की पावर 5 अंडर रूट में x की पावर माइनस 4 प्लस 1। अब इसको तुम्हें t लेट कर लेना है, तो लेट कर लो। x की पावर माइनस 4 प्लस 1 बराबर t लेट करो। जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा -4, सामने आ जाएगा x की पावर -4 -1 यानी -5 हो जाएगा। 1 तो 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा dx बराबर dt। यहां से x की पावर -5 dx, और x की पावर -5 का मतलब क्या होता है, अपॉन में जाके x की पावर 5 ही तो बनेगा। -4 इधर जाएगा तो -1/4 हो जाएगा dt। ये मेरी dx अपॉन एक्स की पावर 5 की वैल्यू आ गई -1/4 dt। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? अब मुझे क्या करना है, देखो यहां पर मुझे x की पावर 5 दिख रहा था, तो dx अपॉन एक्स की पावर 5 हटेगा, उसकी जगह आएगा -1/4 dt। -1/4 को तुम लिखोगे बाहर, ठीक है। 1 अपॉन इसकी, इस पूरे की जगह तुम t इस्तेमाल करोगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट t। बोलो क्लियर है? और ये क्या हो गया, dt। अब मुझे इसको सॉल्व कर देना है। 1 अपॉन रूट 2 का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 2√2। क्या मैंने डिफरेंशिएशन इससे पहले बोला? नहीं, इंटीग्रेशन है। 1/√2 dt, ये हो जाएगा 2√t। ठीक है, प्लस में यहां पे c हो जाएगा जो भी। यहां पर जब इसको 2 से कट करोगे तो -1/2। t की जगह पर लिख दो क्या तुम, यही जो जिसको माना था, चाहे ये सेम बात है। 1 अपॉन एक्स प्लस 4 की प्लस 1 प्लस c। अब दिक्कत ये है कि आंसर तो मैच किया नहीं, तो आंसर भी मैच करा लेते हैं। देखो -1/2 करो, इसको जरा तुम x की पावर 4 से ऊपर इंटू कराओ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस, अरे यार क्या हो रहा है, 1 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन में x की पावर 4। बोलो यही तो हो जाएगा, x प्लस 4, एक्स की पावर 4 बन जाए, x की पावर 4 और x की पावर 4 बन जाए, ये ऐसे बटरफ्लाई मेथड लगाया। x की पावर 4 में से ये जब रूट के अंदर से बाहर निकल कर जाएगा तो बाहर क्या जाएगा, ये तो है। x की पावर 4 से जब रूट बाहर जाएगा तो एक्स स्क्वायर, यानी रूट के बाहर जाएगा तो एक्स स्क्वायर ही तो बाहर जाएगा, और अंदर क्या बचा रह जाएगा, 1 प्लस एक्स की पावर 4, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो आना ही आना है। ये ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है तुम्हें भाई? ये ऑप्शन है तुम्हारा -1/2 एक्स स्क्वायर। ये ऑप्शन ए है तुम्हारा करेक्ट आंसर। क्लियर हो रहा है कि नहीं? चले आगे चले, ठीक है। कितने क्वेश्चन हो गए? 12। 13 देखो, 0 to 2 पाई है, कॉसेक की पावर 7 dx है। अब इसका एक रूल होता है सीधे सीधे, जब भी हमको 0 से 2a जाना होगा और कोई फंक्शन दे रखा होगा इंटीग्रेट करने के लिए, इसके दो आंसर होते हैं। या तो 0 होगा, 0 कब होगा, अगर f 2a माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स के आ जाए तो, या फिर इसका आंसर होगा 2 0 to a एफ एक्स। कब?
अगर f2 माइनस एक्स fx के बराबर आ जाए। क्या ये रिजल्ट समझ में आया या नहीं? क्लियर है कि नहीं? इसमें मैंने क्या मिनट यहाँ dx, ठीक है। अब देखो जरा, यहां पर जो हमारा फंक्शन है उसको देख लेते हैं, क्या है? cosec की पावर 7x हमारा फंक्शन है, 0 से 2 पाई cosec 7, ठीक है, ये है cosec है। अब 0 से 2 पाई, तो एक काम करो, cosec यहां पर निकालो जरा, 2 पाई माइनस एक्स। अगर हम ये करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? देखो 2 पाई माइनस एक्स का मतलब चौथा क्वाड्रेंट। भाई 360 से एक्स कम करेंगे तो चौथे क्वाड्रेंट में जाएंगे। चौथे क्वाड्रेंट में जो होता है ये साइन होता है निगेटिव, तो कॉसेक भी क्या होगा? निगेटिव। तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? माइनस कॉसेक की पावर 7x। यानी ये कितना निकल कर आया? एक तरह से अगर मैंने देखा तो 2 पाई माइनस एक्स जो था ये सॉल्व करने पर कितना आ गया? माइनस fx के बराबर आ गया। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? जैसे ही f2 पाई माइनस एक्स fx के बराबर हुआ, मैं समझ गया ये पहले वाला केस है, आंसर कितना आ जाएगा? 0। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। समझ में आ गया कि नहीं? भाई 2 केस मैंने बनाए थे, तो ये वाला रूल लगाया, 2a माइनस एक्स मैंने निकाला, देखा माइनस fx के बराबर आ गया, इसका मतलब आंसर सीधे सीधे 0 हो जाएगा। जिस तरह इवन ऑड वाला फंक्शन भी इसमें होता है, ठीक है, उसके क्वेश्चंस आएंगे तब हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन? जनरल सॉल्यूशन इसका मुझे करना है, e की पावर y डैश है इज इक्वल टू x है। y डैश का मतलब dy बाई dx होता है। दोनों तरफ या तो आप log ले लो, या तो सीधे अगर इधर बेस e है तो उधर जाकर अपने आप ये तुरंत क्या बन जाता है? log बन जाता है। दोनों में से कैसे भी कर सकते हो। तो y डैश बराबर हो जाएगा log x, या log ex भी कह सकते हो, बात सेम ही है। y का मतलब क्या होता है? dy बाई dx, और बराबर ये हो जाएगा log x, ठीक है। तो dy बराबर log x dx। वेरिएबल सेपरेबल मेथड पता होगा, तो हम क्या करेंगे? दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। dy तो जाहिर सी बात है y हो जाएगा। इसका डायरेक्ट याद रखो यार, ये होता है x log x माइनस x, ठीक है। देख लो कौन सा ऑप्शन है, और प्लस c हो जाएगा, तो ये b वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो ये मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी। बोलो, y इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी। आप कहोगे ये कैसे आ गया? देखो, एक तो आइलेट वाला रूल लगता है। आइलेट वाले रूल में अगर मैं यहाँ पे तुमको समझा देता हूँ, log x साथ में इंटू 1 ले लो dx, इसको पहला टर्म मान लो, इसको दूसरा टर्म मान लो, ठीक है। अब कैसे किया जाता है? पहले टर्म को रोक लेते हैं, फिर दूसरे टर्म को इंटीग्रेट कर देते हैं, माइनस लगाते हैं, पहले टर्म को जो है डिफरेंशिएट कर देते हैं, दूसरे टर्म को इंटीग्रेट कर देते हैं, और ये जो पूरी बात आती है इसको वापस इंटीग्रेट कर देते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इसी से करेंगे तो log x हो जाएगा, 1 का जब आप इंटीग्रेशन करोगे x आ जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन करोगे 1 बाई एक्स आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा, और इस पूरे का वापस क्या करना है? इंटीग्रेशन। x x कट गया, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो x log x माइनस एक्स हो जाएगा। ये इस तरह से आया है। डायरेक्टली अगर तुम्हें याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, टाइम तुम्हारा बच जाएगा। नोट करो इसको। 5 द ग्राफ गिवन। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन पा जाओगे तो तुम्हारी चांदी है भाई। कॉज इनवर्स एक्स का दिखाई दे रहा है सीधे सीधे भाई। इसका देखो डोमेन कितना दे रखा है, -1 से 1, और रेंज कितनी है? 0 से पाई। बात खत्म हो गई। कॉज इनवर्स एक्स का है सीधे सीधे। पाई बाई 2 पे 90 भी है, देख ही रहे हो, ठीक है। सॉरी, पाई बाई 2 पे 90 बोल रहा हूं, पाई बाई 2 पे 0 भी है, ठीक है। कॉस पाई बाई 2 कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। तो ये कॉज इनवर्स एक्स का है, और इतना ग्राफ तुम लोगों को आता ही होगा। जबरदस्ती तो नहीं बता रहा हूं तुमको आता होगा, पता चले ना आ रहा हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। A linear programming LPP along with the graph of its constraints is shown below. The corresponding objective function z is equal to 18x plus 10y which has to be minimized, यानी इसको मिनिमम करना है. The smallest value of the objective function is 134 is obtained at the corner point 3,8. यानी यहां पर 3,8 पर मिल रहा है तुमको, इसका कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू है समझना वो, यानी z इज इक्वल टू कितना है? 18x प्लस 10y। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है? 134, 134, यानी ये हो जाएगा, ठीक है। चलो, और ये अनबाउंडेड रीजन है। अब एक चीज याद रखना, अगर ये अनबाउंडेड रीजन है और इस पे मिनिमम पॉइंट मिल रहा है 134, अगर इसका मिनिमम पॉइंट है, तो इससे अगर तुम कोई ग्राफ बनाओगे ना,
तो उन दोनों में, यानी ये जो अनबाउंडेड रीजन है और इसका जो तुम ग्राफ ड्रॉ करोगे, शेड करोगे, उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं मिलना चाहिए, तब तो ये इसका मिनिमम पॉइंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यानी एक अनबाउंडेड रीजन जो इन्होंने दिया है, जब इसका तुम ग्राफ बनाओगे और शेड करोगे तो दोनों शेडेड पोर्शन में कुछ भी कॉमन नहीं मिलना चाहिए, तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। बस यही चीज ध्यान रखना है और उसी पर बेस्ड तुम्हारे ऑप्शन है। ऑप्शन में पढ़ देता हूं अगर ना दिखाई दे रहा हो क्लियरली तो। पहला कह रहा है डज नॉट एग्जिस्ट एज द फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, ऐसा कुछ नहीं है। डज नॉट एग्जिस्ट डज नॉट बिकॉज इनइक्वालिटी दिस डज नॉट हैव एनी पॉइंट इन कॉमन विद द फिजिबल रीजन, नहीं एग्जिस्ट तो कर रहा है ना। यहां पर देखो ये वाली लाइन है, देखो 18x प्लस 10y 134 की, 18x प्लस 10y इज इक्वल टू 134 की लाइन ये है, और इसका लेस देन तो इधर वाला मिल रहा है, और अनबाउंडेड रीजन ये इधर वाला है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब एग्जिस्ट तो करेगा। तो एग्जिस्ट एज द इनइक्वालिटी, यहां पर देखो ग्रेटर देन दे रखा है, तो ये इसका लेना देना ही नहीं है, मिनिमम की बात कर रहा था, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इनइक्वालिटी डज नॉट हैव एनी पॉइंट इन कॉमन विद द फीसिबल रीजन। मैंने बताया था कि फीसिबल रीजन यानी ये जो भी अनबाउंडेड रीजन है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलना चाहिए, कोई कॉमन पॉइंट नहीं होना चाहिए। यानी ये बेसिक तुम्हारा जो है नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें तुमको कुछ नहीं करना था, पता है तो टिक मारो आगे बढ़ो, ठीक है। बहुत ज्यादा ज्ञान मतलब यहां पे नहीं देना था तुमको। ये देखो यहां पर z डिफाइंड बाई, अब इसमें भी अगर तुम्हें सीधे सीधे पता है, देखो इस तरह से अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी अच्छी है तो कुछ क्वेश्चंस बहुत आसानी से निपटेंगे। अब इसी को देख लो, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और हमेशा याद रखो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो नॉन इंटीग्रल वैल्यूज पर ही कॉन्टिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। अगर वैल्यू उसकी कैसी है, इंटीग्रल वैल्यू है, तो इंटीग्रल वैल्यू पर ना वो कॉन्टिन्यूअस होगा ना ही डिफरेंशिएबल होगा, और कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा तो डिफरेंशिएबल होने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि डिफरेंशिएबल होने के लिए कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो भाई कॉन्टिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है ना, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, कॉन्टिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल, ऑप्शन डी। क्योंकि जो 2.5 है ये नॉन इंटीग्रल वैल्यू है, 2.5 क्या है, नॉन इंटीग्रल वैल्यू है, और जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो नॉन इंटीग्रल वैल्यूज पे कॉन्टिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। यानी अगर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है तो इसमें भी टाइम नहीं लगना था। जिन क्वेश्चंस में टाइम लग रहा है उसकी जो खाना पूर्ति है, उसकी जो कमी है, उसकी भरपाई है, वो इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं तुम्हारे लिए, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाओ। A student observes an open honeybee nest on the branch of a tree. This x square is equal to 4y. Then the area of the region bounded by parabola. यार ये देखो ये पैराबोला इन्होंने दिया है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। ये क्लास 11th में पैराबोला, एलिप्स ये सब पढ़ा था, याद है थोड़ा बहुत कि नहीं? अगर इसका आप ग्राफ बनाओगे तो कुछ इस तरीके से एक पैराबोला मिलेगा ऊपर की तरफ जो जा रहा होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से जा रहा होगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y का ये मिल गया, बाउंडेड बाई एंड द लाइन y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4 मान लो 1 2 3 4, यहां कहीं y इज इक्वल टू 4 है, मान लिया ये वाला पॉइंट, ये हो गया 4, यानी 0,4, y इज इक्वल टू 4 है, ये तो 0,0 है। अच्छा, अब ये जो पूरा एरिया है वो मुझे निकालना है, पूरा एरिया, ये पूरा एरिया मुझे फाइंड करना है, ठीक। अब एक काम करो, यहां पर इंटीग्रेशन ही तो यूज करेंगे, इस वाले पोर्शन को निकाल लो पहले। कैसे निकालेंगे? 0 से 4 जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, 0 से 4, समझना, 0 से 4 जाएंगे, और इधर से अगर हम कोई पट्टी उठाएंगे ना ऐसे, ठीक है, ये ठीक। अब इसको हमें क्या करना है, यानी एक कोई पट्टी उठा लो और उसके बाद इसको सॉल्व कर दो। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दे रखा था, देखो 4y, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दे रखा था, 4y, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 4y, तो ये कितना हो जाएगा, 2 रूट y। बोलो यही होगा कि नहीं होगा? ठीक है। तो अब मुझे यहां पर देखो, ये अगर इसको अगर मैं समझाने की थोड़ा सा कोशिश करूं, हालांकि अभी ये जो थोड़ा सा पोर्शन है, अरे यार ये जो थोड़ा सा स्मॉल सा पोर्शन मैंने y एक्सिस पे लिया, ये तुम्हारा dy है और ये तुम्हारा x है, यानी x इंटू डी वाई। इसका इस जो छोटी सी पट्टी का एरिया आएगा, ज्यादा 5 हो गया, यहां पे समझ लो,
यहां पर एक छोटी सी जो मैं पट्टी ऐसे उठाऊंगा तो ये बहुत छोटी सी वैल्यू मैंने y एक्सिस पे ली है जो कि dy है, और x एक्सिस पे मैंने ये वैल्यू ली है x है, यानी इसका जो पोर्शन होना चाहिए वो होना चाहिए 0 से 4 x dy। अब x का y के रिस्पेक्ट में कैसे करेंगे, तो x को इस तरह से बदल लेंगे 2 रूट y, तो ये हो जाएगा 2 रूट y dy। यही सारी पट्टी जो है ऐड होते होते इंटीग्रेशन में क्या बना देंगी, ये पूरा एरिया बना देंगी। और सिमेट्री है तो इन दोनों का जो एरिया होगा वो सेम होगा, तो इंटू 2 भी करेंगे। क्लियर हो रही है बात कि नहीं? इस 2 को बाहर निकाल दो तो हो जाएगा 4, 0 to 4 अंडर रूट वाई का मतलब y की पावर 1/2 dy। अब इसको जब करेंगे तो फॉर्मूला लगा देंगे, तो भाई कितना हो जाएगा, देखो 4, और इसका हो जाना चाहिए तुम्हारा y की पावर कितना 3/2 और अपॉन में कितना 3/2, ठीक है। और इस पे लिमिट कितनी है 0 to 4, 3/2 इधर चला गया तो 4 इंटू 2/3, यहां पर लिमिट इंट्रोड्यूस करो तो 4 की पावर 3/2। क्लियर है? 0 रखने का मतलब नहीं है क्योंकि 0 हो जाएगा, 4 2 8/3, 4 की पावर 3/2 को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 8, 64/3 स्क्वायर यूनिट्स। समझ में आ गया कि नहीं? कौन सा ऑप्शन है 64/3? ऑप्शन बी। 4 की पावर 3/2 क्या मुझे बताना पड़ेगा? देख लेते हैं। 4 की पावर 3/2 का मतलब क्या? 4 का मतलब 2 स्क्वायर और उसके ऊपर 3/2। पावर 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 के ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 2 कट गया, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, इसलिए यहां पर 8 आया है। 8 8 64 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट्स। ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 18 समझ में आता जा रहा है कि नहीं? नेक्स्ट करें, चलो नेक्स्ट देखते हैं। कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू mod x plus mod x minus 1, x belongs to R, then fx is not differentiable at x is equal to 0 and x is equal to 1। अब समझना कैसे है, देखो जब भी मॉड के अंदर कोई वैल्यू दी होगी तो ये जो मॉड के अंदर जो माल दे रखा है ना, इसको 0 कर दो। इसको क्या कर दो? 0। बस यहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये जान लेना। जैसे ये है x माइनस 2, तो x माइनस 2 बराबर कितना कर दो? 0। तो x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 2। तो 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसी तरह से मान लो कहीं लिखा हुआ है x माइनस 3, सेम एग्जांपल है, फिर से बता दे रहा हूं फिर से। तो मॉड के अंदर x माइनस 3 है, इसको 0 के बराबर रख दो तो x बराबर हो जाएगा 3, इस पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये याद रखना। तो मॉड्यूलस के अंदर जो भी वैल्यू है उसको क्या करेंगे, किस पे रख देंगे? 0 के बराबर रख देंगे, बस वो उस पे ना तो डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है, मतलब उस पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो यहां पर देखो भाई, मॉड के अंदर x है, 0 रख देंगे, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1, यानी दोनों पे नहीं होगा। इसका मतलब असर्शन बिल्कुल सही है। अच्छा, यहां पर असर्शन रीजन में क्या याद रखना है? अगर असर्शन और रीजन दोनों सही है और रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो ए लगाएंगे। अगर दोनों सही है लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो ऑप्शन बी लगाएंगे। अगर रीजन फॉल्स है तो ऑप्शन सी, अगर असर्शन फॉल्स है तो डी। ये याद रखना सीधे सीधे। इसका असर्शन तो बिल्कुल सही है। Suppose f is defined and continuous on AB and C belongs to AB, then fx is not differentiable at x if limit this is not equal to this। सही बात है बिल्कुल, यानी इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है इस पे और राइट हैंड लिमिट है ये बराबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेफ्ट हैंड या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव तो याद ही होगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव अगर बराबर हो गया तो वो डिफरेंशिएबल होता था, अदरवाइज डिफरेंशिएबल नहीं होता था। थोड़ा सा इन्होंने अलग तरह से लिखा है, बस मटेरियल है सेम ही, कोई दोनों में डिफरेंस नहीं है। ज्यादा दिक्कत लगे तो भाई 0 और उस पर डाल के देख लेना, इसका लेफ्ट हैंड पे कितना हो जाएगा भाई, 0 से छोटा होने पर ये कितना हो जाएगा -x, और ये हो जाएगा -x माइनस 1। सॉल्व करोगे तो -x प्लस 1 यानी -2x प्लस 1, ये लेफ्ट में बनेगा। और x अगर 0 से बड़ा लोगे, x अगर 0 से बड़ा तो x प्लस x माइनस 1 यानी 2x माइनस 1 बनेगा, ठीक है। तो ये जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड निकाल कर चेक कर लेना है, ठीक। हालांकि चेक करने की जरूरत है नहीं, असर्शन और रीजन दोनों सही है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ये भी याद रखना। इसके बाद आ जाओ, डिफाइंड बाय असर्शन दे रखा है फंक्शन f such that r minus this डिफाइंड बाय sec x is not one function in its domain।
पहले तो ये बात समझ लो कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा वो अपने डोमेन में कभी भी 1 1 नहीं होगा, क्योंकि यार ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ये पीरियोडिक होते हैं, यानी ये वैल्यूज रिपीट करते हैं, और 1 1 होने के लिए वैल्यूज रिपीट नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो रही है बात कि नहीं? तो इसका मतलब ये असर्शन जो है ये तो बिल्कुल सही है। रीजन दिया है द लाइन y इज इक्वल टू 2 मीट्स द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एट मोर देन 1 पॉइंट। जाहिर सी बात है कि ये ग्राफ अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे मिलेगा तभी तो वो 1 1 नहीं होगा, तो रीजन भी बिल्कुल सही है, यानी असर्शन और रीजन दोनों सही है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका भी आंसर होगा आंसर ए। मैं एक बार तुम्हें सेक एक्स का ग्राफ दिखा देता हूं, मैंने पहले से सेव कर रखा था, ये देख लो। ठीक है, दिखाई दे रहा है क्या? हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ये सेक एक्स का इस तरीके से होता है ग्राफ, और y इज इक्वल टू 2 वाली लाइन देखो, y इज इक्वल टू 2 यानी ये 2 है, देखो यहीं कहीं लाइन जाएगी ऐसे जा भाई, हाँ ये y इज इक्वल टू 2 वाली लाइन ये जा रही है। अब ये देखो जहां जहां ग्राफ को कट करेगी ना ये सब सेम वैल्यूज तुम्हें देंगे। ठीक है, तो जब सेम वैल्यूज आएंगी तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 नहीं रह जाएगा, क्योंकि 1 1 के लिए क्या होना चाहिए, एक जाके किसी एक से ही मीट करना चाहिए। ठीक है, यानी अगर मैं इनपुट और आउटपुट यानी एक तरह से जो प्री इमेज है उसकी इमेज जो होनी चाहिए वो यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, एक ही होनी चाहिए और एक ही से जाके टकराना चाहिए। ठीक है, 1 1 का सीधा सा मतलब है कि इधर से एक इधर से एक, इनपुट आउटपुट एक एक। अगर एक इनपुट के दो रिजल्ट निकल रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, मेनी 1 हो जाएगा, 1 1 नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ से समझ में आ गया, इसके कई रिजल्ट निकलेंगे। क्या ये बात क्लियर है? चलो इसको छोड़ देता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 20 भी हो गया, और यहां से हम लोगों का 20 नंबर का पोर्शन कवर हो गया। बोलो समझ में आ गई बात कि नहीं? क्या टाइम हुआ है? टाइम तो इधर देखो 11:39 हो रहा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, सेक्शन बी में आ जाओ। कॉट इनवर्स 3x + 5 इज ग्रेटर देन π/4। देखो भाई, कॉट इनवर्स 3x + 5, इसको लिख सकते हो कॉट इनवर्स -1। π/4 को कॉट इनवर्स -1 लिख सकते हो कि नहीं, सॉरी कॉट इनवर्स 1 लिख सकते हो कि नहीं, क्योंकि π/4 कॉट π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। देखो ऐसे समझो, कॉट π/4 कितना होता है, 1 होता है, तो π/4 कितना हो जाएगा, कॉट इनवर्स 1, यही तो हो जाएगा, तो ये मैंने लिख दिया। अब ये जो फंक्शन होता है ना कॉट, कॉज मैंने क्यों लिख रखा है भाई, ठीक, ये जो कॉट इनवर्स होता है ना ये एक फंक्शन होता है किस तरह का, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। मैं इसका ग्राफ तुम्हें दिखाऊं, ये इस तरह से कुछ ग्राफ बनता है, मैंने पहले से बोल के रखा था, यानी इस तरह से डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, वैल्यूज इसकी क्या हो जाती है, छोटी होती चली जाती है। ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। समझ में आ गई बात कि नहीं? इसका मतलब जो 3x + 5 होगा, यहां पर लिखना, पहले रुक जाओ, रीजन लिख देना, सिंस कॉट इनवर्स x is a decreasing function, hence ये जो 3x + 5 है ये 1 से छोटा होना चाहिए, तो 3x 5 इधर जाएगा तो 1 - 5, 3x -4 हो जाएगा, x -4/3 हो जाएगा, यानी जो x की वैल्यू होगी वो -4/3 से छोटी होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा -∞ से -4/3, ये तुम्हारी रेंज हो जाएगी। बोलो समझ में आ गया कि नहीं? ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 21, 2 नंबर का क्वेश्चन था, आसान था। आगे चले, 22, द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग x आइटम्स इन फैक्ट्री ईच डे इज गिवन बाई, ये दे रखा है, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 150 आइटम्स आर प्रोड्यूस्ड। अब देखो एक बात समझो, तुमने अगर एनसीईआरटी लगाया होगा तो इस तरह का क्वेश्चन तुम्हें दिखाई दिया होगा। सिंपली हमको क्या करना होता है, ये जो इन्होंने cx दे रखा है इसको डिफरेंशिएट कर दो बस। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में तो क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। इसको x के रिस्पेक्ट में क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट जब इसको करोगे तो आंसर कितना आएगा, देखो 3 जाके इंटू कर देगा, 0.000 13 x², 2 इधर आके इंटू करेगा 0.004 × x,
5x का डिफरेंशिएशन 5/100 का हो जाएगा 0। अब इसकी जो वैल्यू है ना dc/dx, ये तुमको निकाल लेनी है कितने पर, एट 150 पर, बस मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी 0.00039 इंटू 150 का स्क्वायर प्लस 0.004 इंटू 150 और प्लस ये हो गया 5। ठीक है, इसको तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 0.00039, 15 का स्क्वायर होता है 225, एक जीरो था, स्क्वायर करने पर 2 जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 चौको 60, 600 और पॉइंट तीन डिजिट पहले यानी 0.60 और प्लस हो जाएगा 5। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी पड़ेगी, 0.039 इंटू 225 ये तुमको करना पड़ेगा। ठीक है, ये लगभग 8.775 आएगा, 8.775 और 5 पॉइंट ये हो जाएगा 5.6 लगभग, तो ये हो जाएगा 7 5 और 7 और 6 13, 8 5 13 और 1 14, 14.375 ये मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगी इन रुपीस, तो रुपीस 14.375 ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, बस लिख देना। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? 2 नंबर का ये भी क्वेश्चन था, सीधा एनसीईआरटी से उठाया है। ठीक है, लगाया होगा तुम लोगों ने, तो नहीं लगाया होगा तो कोई बात ही नहीं है। नेक्स्ट देखो, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू log x। इतना दे रखा है, तो सबसे पहले एक काम करो, इसका a वाला पार्ट हम लोग लगा रहे हैं। देखो अलग अलग ले लो, tan इनवर्स x को तुम y ले लो, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, और दूसरे वाले को z ले लो, तो z इज इक्वल टू कितना हो गया log x। मुझे क्या निकालना है, dy बाई dz, यानी इसका इसके रिस्पेक्ट में निकालना है, तो पहले x के रिस्पेक्ट में निकाल लो। dy बाई dx जब आप करोगे तो tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, हो गया डिफरेंशिएशन। dz बाई dx, z का x के रिस्पेक्ट में करोगे तो log x का होता है कितना, 1/x होता है। मुझे क्या निकालना था, इसका यानी tan इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में, log x के रिस्पेक्ट में, यानी y का z के रिस्पेक्ट में, यानी dy बाई dy अपॉन dz तुम्हें निकालना था। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर dy बाई dx, नीचे dz बाई dx, पैरामेट्रिकल वाला क्वेश्चन है। dy बाई dx 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, dz बाई dx है 1/x, तो x तो चला गया, इधर हटाओ, अभी दूसरा क्वेश्चन भी तो करना है। ठीक, तो ये आ जाएगा तुम्हारा x 1 जा x हो जाएगा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये ऊपर और ये दोनों आपस में इंटू कर जाएंगे। क्या क्लियर है इसका पहला वाला पार्ट? और वाला पार्ट देख लेते हैं इसका। और वाले पार्ट में देखो क्या कह रहा है, x cos x, तो इसको लेट कर लो यार, ये फंक्शन लेट y बराबर हो जाएगा cos x और इसकी पावर कितना है x। और जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, जब फंक्शन के ऊपर फंक्शन एक पावर 1 के आए तो दोनों तरफ log ले लेते हैं, तो log y लिया तो ये हो गया log cos x की पावर x, x सामने चला आएगा log cos x, क्योंकि जो इधर पावर होती है वो log के सामने चली आती है, सब पता ही होगा। x के रिस्पेक्ट में कर दो डिफरेंशिएट, log y का हो जाएगा 1/y, dy बाई dx साथ में आएगा ही आएगा, बराबर ये को यहां पर x एक टर्म है, log cos x एक टर्म है, तो प्रोडक्ट वाला रूल लगाएंगे, एक को रोकेंगे एक को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस फिर दूसरे को रोकेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे एक को। ठीक है, यही करना है। तो सबसे पहले एक काम करो, x को डिफरेंशिएट कर दो 1 हो जाएगा, log x को रोक लो, तो log cos x हो गया, प्लस लगा दो। इस बार x को मैंने रोका, अब इस बार log cos x को डिफरेंशिएट करना है, log cos x का हुआ कितना 1/cos x, और चेन रूल के हिसाब से cos x को रीडिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो cos x का कितना हो जाएगा माइनस sin x, dy बाई dx बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा, देखो y इधर डिवाइड कर रहा है, इधर चला जाएगा, अंदर देखो ये हो जाएगा log cos x। ठीक, यहां पर देखो माइनस प्लस माइनस तो हो जाएगा माइनस, sin x बाई cos x हो जाएगा tan x, तो ये हो जाएगा x tan x इज इक्वल टू, और y हमने किसे माना था, तो cos x की पावर x, अंदर क्या बचा मेरे पास log cos x माइनस x tan x, ये आंसर हो गया। क्या इसका दोनों मतलब दोनों तुम्हें एक ही करना है, ऐसा ना करना काबिल बन के दोनों बैठ के करने लगना, तुम्हें इन दोनों में से एक ही अटेम्प्ट करना है, चाहे ये करना चाहे ये करना, तुम्हें तो ज्यादा आसान लगे, मुझे तो लग रहा है यही वाला ट्राई करोगे,
ज्यादा आसान है, ठीक है, नोट कर लो इसको। कितने क्वेश्चंस हो गए? 23। ठीक जा रहे हैं फिर तो। 24 देखो, दिखाई दे रहा है ना क्वेश्चन, दिखाई दे रहा है कि मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करूं? चलो पहला देखो, वेक्टर ए दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है, वेक्टर सी दे रखा है, such that b plus lambda c is perpendicular to vector a, then find the value of lambda। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो ये जान लेना कि उनका जो प्रोडक्ट होगा वो 0 के बराबर होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट जो होगा उनका वो 0 के बराबर होगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो उनके बीच में एंगल थीटा है तो cos 90 तुरंत 0 हो जाता है। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? परपेंडिकुलर है मतलब बीच में एंगल कितने का है? 90 का है। बीच में एंगल 90 का है तो cos 90 0 हो गया। cos 90 0 हो गया तो a डॉट बी बराबर 0 हो गया। ऐसा ही तो होता है। तो मुझे b प्लस लेमडा सी पहले चाहिए, तो मैं पहले इसको निकाल लेता हूं, ठीक है। यहां मैं करता हूं b प्लस लेमडा सी मुझे निकालना है। तो b देखो कितना दे रखा है, b इन्होंने दे रखा है -i प्लस 2j प्लस के, ठीक है, के कैप, ये हो गया बी। प्लस लेमडा सी, लेमडा को सी में इंटू कराओ तो 3i था, लेमडा से इंटू किया तो 3 लेमडा आई कैप, प्लस जे का साथ ये 1 था, लेमडा 1 जा लेमडा और हाँ जे, बस, ठीक है, क्योंकि उसमें के वाला तो टर्म है नहीं। तो ये हो गया बी प्लस लेमडा सी। अब इसको जरा सिंप्लीफाई करो। यहां पर आई का साथी कितना है? -1, आई कैप का साथी यहां पे कितना है? 3 लेमडा, तो 1 प्लस 3 लेमडा आई कैप। जे का साथी यहां पे 2, यहां पर तो 2 प्लस लेमडा जे कैप, और के का साथी कोई है नहीं तो बेचारा अकेला बैठा रहेगा, के कैप। ये हो गया बी प्लस लेमडा सी। वेक्टर ए तुम्हारा कितना दे रखा है? 2i प्लस 2j प्लस 3k कैप, ये दे रखा है। अब बिकॉज क्या लिखोगे तुम कि b प्लस लेमडा सी इज परपेंडिकुलर टू ए, परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, इसलिए b प्लस लेमडा सी डॉट वेक्टर ए बराबर किसके होना चाहिए? 0 के होना चाहिए। बोलो समझ में आ गया बात कि नहीं? अब इनका इंटू कराओ, देखो अब इंटू, या तो पहले लिख लो 1 मिनट, 1 प्लस 3 लेमडा आई 2 प्लस लेमडा जे प्लस के, इसको मुझे इंटू कराना है। ए कितना है? 2i प्लस 2j प्लस 3k कैप बराबर 0। आई वाला आई के साथी से इंटू करता है, आई का साथी यहां 2 है, यहां 1 प्लस 3 लेमडा है तो 2 1 जा 2 प्लस 6 लेमडा हो जाएगा। जे का साथी जे के साथी से करेगा तो 2 2 जा 4 प्लस 2 लेमडा हो जाएगा, और के का साथी यहां 3 है, यहां 1 है, 3 1 जा 3 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। क्या ये बात क्लियर है या मैंने कुछ गलती करी है? बी बराबर कितना था? माइनस, ओ हो मिस्टेक, 1 मिनट रुको भाई। आई का साथी -1 था ना, तो 3 लेमडा -1 होना चाहिए। लो पूरी मेहनत बेकार हो गई। ऐसे ही तुम लोगों के साथ भी होता होगा। चलो देखते हैं, थोड़ा थोड़ा सही करते हैं। यहां पर हो जाएगा कितना, देखो रुक जाओ, पहले मैं रब कर लूं और यहां पर भी रब कर देता हूं। तो यहां पर हो गया तुम्हारा 3 लेमडा -1, यहां पर भी कितना था? 3 लेमडा, -1 आई हो गया। ये हो गया 2i कैप प्लस 2j प्लस इतना b प्लस लेमडा सी, ये होगी वैल्यूज। अब इंटू करो, तो यहां पर मैंने 2 इंटू 3, तो ये हो गया 6 लेमडा, और 2 इंटू -1 -2। अभी ठीक लग रहा मुझे, ठीक है। बाकी देखते हैं आगे, गड़बड़ हुआ होगा तो पता चलेगा ही। 6 लेमडा और 2 लेमडा हो गया 8 लेमडा, 4 3 7 में से 2 गया तो हो गया 5 बराबर 0, तो लेमडा बराबर हो जाएगा -5/8। ये आंसर आना चाहिए। अभी 1 मिनट भाई, इसका आंसर तो चेक करना ही पड़ेगा क्योंकि अभी बीच में मैंने गड़बड़ कर दिया था, तो इसका आंसर एक बार मैं देख लेता हूं। -5/8, ठीक है, क्लियर है। तो ये पहला वाला तो सही है। चलो उसके बाद देखते हैं,
उसके बाद एक और वाला देख लेते हैं। और वाले में भाई ये क्या कहना चाह रहे हैं? और वाले में ये कह रहे हैं कि अ पर्सन स्टैंडिंग एट, ये ओरिजिन है समझो, वॉचिंग एन एरोप्लेन विच इज एट अ कोऑर्डिनेट पॉइंट ए दे रखा है, बर्ड का कोऑर्डिनेट पॉइंट ये दे रखा है, एंगल विच बी ए मेक्स विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। देखो बी ए निकालने का तरीका क्या है, वेक्टर बी ए अगर मुझे निकालना है तो सीधे सीधे एक काम करो, देखो बी ए बाद वाले में से 4 माइनस 0 4 आई कैप, 0 माइनस 0 0 हो गया जे कैप, तो ये खत्म हो जाएगा, 3 माइनस 1 2, तो 2 इंटू के कैप, ये आ गया तुम्हारा बी ए। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? अब अगर मुझे एंगल निकालना है तो एक बात समझ लो, अगर कोई वेक्टर तुम्हें दे रखा है, मान लिया वो वेक्टर है ए, मान लिया वो वेक्टर है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, तो एंगल कैसे निकलता है? देखो ऐसे, कॉस अल्फा ये पहला एंगल हो जाता है ए अपॉन, यार कॉस अल्फा ए अपॉन, कर लो तुम ही चला लो पहले खुद ही, ठीक है, कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस तरीके से निकाला जाता है। इसी तरह से कॉस बीटा यानी वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा वो बी अपॉन हो जाएगा, कॉस लेमडा वो सी अपॉन हो जाएगा, इस तरह से निकाला जाता है। तो मैं डायरेक्टली अब यहां से निकाल देता हूं, अब समझो। देखो सबसे पहले आप निकाल लो, ठीक है, कॉस अल्फा ये बराबर आप क्या करो, देखो आई का साथी कितना है 4, और अपॉन में क्या हो जाएगा, देखो 4 का स्क्वायर प्लस जे तो है नहीं तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो ये 4 अपॉन, देखो 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा 20, और रूट 20 को सॉल्व करोगे तो 2 रूट 5 आएगा, क्योंकि 4 पंचे 20 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आएगा, 2 से 4 को काटोगे तो आएगा 2 बाई रूट 5, तो अल्फा बराबर आएगा कॉज इनवर्स 2 बाई रूट 5, ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल हो गया, एंगल विथ एक्स एक्सिस, ठीक है। दूसरा वाला तो है ही नहीं, जे का साथ ही 0 है, कुछ भी डालोगे 0 हो जाएगा, और कॉस बीटा अगर 0 हो गया इसका मतलब बीटा कितना है 90 डिग्री है, बीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, 90 मतलब कितना पाई बाई 2, इसको लिखो 90 नहीं लिखो तुम, इसको लिखो पाई बाई 2 ज्यादा सही रहेगा। तो बीटा जो तुम्हारा होगा वो होगा पाई बाई 2, ये एंगल किसके हो गया, एंगल विथ वाई एक्सिस। अब वो मैं नहीं लिख रहा हूं तुम लिख लेना। और लास्ट में बचा तुम्हारा कौन सा, कॉज अगर गामा निकालना है तो 2 अपॉन, नीचे तो देखो 2 रूट 5 ही आएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, 1 रूट 5 हो जाएगा, तो गामा बराबर कॉज इनवर्स 1 बाई रूट 5, ये उधर चला जाएगा। बोलो क्या ये बात समझ में आ गई? ये विद जेड एक्सिस हो गया। अब लिख देना, हेंस द रिक्वायर्ड एंगल्स आर cos इनवर्स 2 बाई रूट 5, पाई बाई 2 एंड cos इनवर्स 1 बाई रूट 5। बोलो समझ में आ गया कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 24 क्लियर है कि नहीं? एक क्वेश्चन और करेंगे आज का, बस इसका 1 मिनट तुम नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बस एक और आज का करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। द टू को इनिशियल एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर दिस, फाइंड इट्स डायगोनल्स एंड यूज देम टू फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। देखो अगर दो सीधे सीधे तुम्हें को इनिशियल, क्या दे रखा है, को इनिशियल एडजेसेंट साइड्स अगर मिल जाती हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर लो और उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, एरिया आ जाता है। लेकिन यहां पर क्या करना है, डायगोनल पहले फाइंड करना है उसके बाद निकालना है। तो ऐसे समझो, अगर ये कोई पैरेललोग्राम है, ये है तुम्हारा वेक्टर ए, ठीक है, ये मान लो तुम्हारा क्या है वेक्टर ए, 2i माइनस 4j माइनस 5k, और ये तुम्हारा दूसरी तरफ मान लो क्या है वेक्टर बी, और ये है तुम्हारा 2i प्लस 2j प्लस 3k। तो एक डायगोनल तो ये जाएगा d1 और एक जाएगा ये, ठीक है। तो डायगोनल कैसे निकाला जाता है, देखो d1 एक निकलता है दोनों वेक्टर को ऐड करने पर। तो अगर मैं ए बी दिया नहीं है, मैंने यहां से समझाने के लिए तुम्हें बताया था, तो तुम एक काम करो दोनों को ऐड कर दो। ये पहला हो गया 2i माइनस 4j माइनस 5k प्लस 2i प्लस 2j प्लस 3k, ऐड करोगे तो 2 2 कितना हो जाएगा 4i माइनस 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा माइनस 2j माइनस 5 और 3 ये माइनस 2k हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? D1 में कोई दिक्कत तो नहीं है तुम लोगों को? बोलो। और दूसरा तुम कैसे निकालोगे? दूसरे के लिए तुम्हें सिंपली क्या करना है, सबट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो a प्लस बी से पहला निकलेगा और दूसरा कैसे निकलेगा, सबट्रैक्ट करने पर निकलेगा,
तो किसको सब्ट्रैक्ट करना है, D2 हम लोग निकालते हैं, A माइनस B तुम्हें करना है। चलो करते हैं A माइनस B, D2, इसमें से इसको माइनस करना है, तो 2i माइनस 4j माइनस 5k। सब्ट्रैक्ट अगर करोगे तो क्या हो जाएगा, -2i माइनस 2j माइनस 3k, ये सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो यहां पर लिख देना a प्लस बी, a माइनस बी, अगर ना समझ में आए मैं लिख देता हूं, बाद में कहोगे हुआ क्या है, समझ में नहीं आया। और जो D2 वेक्टर है वो कैसे आया है, a वेक्टर माइनस b वेक्टर से, ठीक है। तो 2i और माइनस 2y तो कट गया, -4 और -2 -6j आ गया, -5 और -3 -8k आ गया। ये D1 और D2 आ गया। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मुझे निकालना था, कैसे निकलेगा, हाफ D1 क्रॉस D2 और इसका मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। पहले D1 क्रॉस D2 निकाल लेते हैं, D1 क्रॉस D2 कैसे निकाला जाता है, i रख दो, j रख दो, k रख दो। i के साथ ही क्या है, 4 -2 -2, i j k हो गया। और यहाँ कितना है, -6, j का साथी कितना है, -6, i का साथी है 0, और यहाँ कितना है, -8, बराबर i लिखो, -2 इंटू -8 कितना हो गया, 16, -6 -2 हो गया 12, ठीक है। माइनस जे को लेमडा लिखे दे रहा हूं, माइनस जे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 4 इंटू -8 -32, 0 इंटू -2 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत है नहीं, प्लस के करेंगे, 4 इंटू -6 कितना हो जाएगा, -24, और इधर करोगे तो आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये हो गया 16 - 12, 4i प्लस 32j और -24k, है ना, ये आएगा। अच्छा, इसमें से कॉमन हम क्या निकाल सकते हैं, देखो 4 निकाल सकते हैं, 4 निकालेंगे तो ये आएगा i प्लस ये 8j, 4 8 32 होता है, 4 चंग 24 होता है, ये आ जाएगा i प्लस 8j माइनस 4k। अब देखो इसमें हम लिखेंगे 1/2, 4 को रखो तुम बाहर, मैग्नीट्यूड ऑफ i प्लस 8j माइनस 6k। सॉल्व करना, ये कट गया 2 बार में, इसका आ जाएगा कितना, देखो रूट i का साथ ही 1 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, 2, 1 प्लस 8 का स्क्वायर 64 प्लस 36, सबको ऐड करोगे 64 और 36 101 स्क्वायर यूनिट्स। क्या ये बात समझ में आ गई, ये हो गया आंसर। चूंकि डायगोनल यूज करके दिया था, इस तरह मतलब इसलिए इस तरह से हम लोगों ने लगाया, लेकिन अगर एडजेसेंट साइड सिर्फ दी होती तो हम डायरेक्टली दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते, को इनिशियल एडजेसेंट साइड्स दी होती और उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते। इसके स्क्रीनशॉट ले लो। फिलहाल ये हो गए हमारे 25 क्वेश्चन, स्टार्टिंग के 25 क्वेश्चन हम लोगों के हो गए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आगे पार्ट सी से करना स्टार्ट करेंगे। ये अच्छे से लेक्चर देख लो, अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो अपने और दोस्तों को शेयर कर दो, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलते हैं। अब हम